कर्नल कीर्ति शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते यूट्यूब के थ्रू। ट्विटर पे तो काफी कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स रहते हैं, और मैं बात कर रहा हूं कि मोदी से लोग क्यों हेट करते हैं। यू नो, एडवर्सरी है, कोई पॉलिटिकली उसका ओपोनेंट है, उसके अगेंस्ट में आप पॉइंट निकालिए, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस रखिए, ये तो एक बात होगी। नथिंग बिग अबाउट इट, इट इज सो नेचुरल जब आप पावर के लिए लड़ते हो तो। लेकिन एक इंटेंस हेट्रेड फॉर मोदी वो देखने को मिल रही है अभी सोशल मीडिया में। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी में एक्चुअली आइडेंटिफाई किया है मैंने, इंडियन एलिट्स की। अब ये जो इंडियन एलिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनका एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि भाई मोदी हैज कम फ्रॉम ए वेरी वेरी डाउन ट्रोडन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। उसकी मदर, उसके पेरेंट्स सब बेचारे इतने गरीब थे, खुद उसने किसी जमाने में चाय सर्व की है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ही इज नॉट वन ऑफ दोज रूलिंग क्लास जो रूल कर सके। और मोदी को वो एज ए रूलर कहते कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर तो भाई मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, और ये जो इंडिविजुअल है ये ऐसी बैकग्राउंड से आके प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये जो इंडियन एलिट्स हैं ये दिल्ली में भी हैं, ल्यूटियंस मीडिया में भी हैं, ल्यूटियंस ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो 60-70 साल से वहां पे पावर ब्रोकर हैं, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की पोस्टिंग कराते हैं। तो एक तो ये लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि इन्हीं के बारे में एक कमेंट आप दें कि जो इंडियन एलिट्स हैं वो मोदी को क्यों लाइक नहीं करते। मैंने जो पॉइंट बताए उसको ही कुछ आप एम्प्लीफाई कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आपने बताया सर, जो इंडियन एक एलीट एक क्लास है वो मोदी को डिसलाइक करते हैं और हेट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि करीब आजादी से 70 साल तक इस एलीट क्लास ने देश के ऊपर राज किया। ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल क्लास का रूल चल रहा था, बट इनडायरेक्टली दिस एलीट क्लास वाज रूलिंग ओवर इंडिया। हाउ? जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सब इनको बहुत पेट्रोनाइज करते थे, इन एलिट क्लास को। अगर आप देखो, इनकी कंपनियों के पास बैंक्स के 50-50 60-60 हजार करोड़ के लोन है इनके पास। कैसे मिलेंगे इन सबको? ये इन्हीं पॉलिटिकल क्लास ने इनको दिलाया। ये पावर ब्रोकर का काम करते थे, इनके कहने से मंत्री बनते थे, इनके कहने से पॉलिसीज बनती थी, जो ये चाहते थे उस तरह की पॉलिसी सरकार बनाती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक बार रिलायंस का एनटीपीसी के खिलाफ केस चल रहा था। एनटीपीसी सरकारी कंपनी थी और उसके खिलाफ केस चल रहा था क्योंकि रिलायंस ने जिस रेट पर एग्रीमेंट किया था नेचुरल गैस का, वो उस रेट पर देने को तैयार नहीं थे। जब ये केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट करीब करीब एनटीपीसी के फेवर में देने का काम कर रहा था, कांग्रेस सरकार ने उस समय एकदम से अपनी पॉलिसी चेंज करके नया रूल लागू कर दिया, जिससे कि रिलायंस को फायदा हुआ और वो केस एनटीपीसी हार गई। तीसरी चीज, इनका कोई भी करप्शन का मामला होता था, सरकार उसके ऊपर हाथ नहीं डालती थी, सरकार बिल्कुल चुप रह जाती थी, या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी उनको ब्रीफ कर दिया जाता था कि भाई इनको मत छेड़ो। चौथी चीज, जैसा आपने खुद बताया कि ये सब गोल्डन स्पून मुंह में लेके पैदा हुए वाली क्लास है। इनको मोदी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज मोदी एक छोटे तबके से आया है, चाय बेचने वाला, उसने चाय बेची और आज वो इस पोजीशन पर बैठा हुआ है जहां वो इस एलीट क्लास की एक भी बात नहीं सुनता है। वो काम करता है जो देश के भले के लिए है। अगर इनका कोई करप्शन का केस होता है, अगर इनका लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं, तुरंत इनकी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट हो जाता है। इवन जो विदेशों में इन्होंने प्रॉपर्टीज जमा की हैं उनका भी अटैचमेंट हो रहा है। तो इस सब की वजह से एक इनके अंदर एक बहुत ही नफरत की भावना भरी हुई है, बिकॉज ये अपना क्लाउड जो था इनका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये यू आर राइट। एक्चुअली कल मैं पढ़ रहा था इसी बात के ऊपर, तो मीडिया में एक इंफॉर्मेशन थी कि जितने भी स्कैम्स हुए हैं कांग्रेस के टाइम पे, सोनिया गांधी के टाइम पे, मनमोहन के टाइम पे, उनका अगर 1% भी स्कैम इस गवर्नमेंट के टाइम पे हो जाता, तो जो वेस्टर्न मीडिया है और इवन जो इंडियन
सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट मीडिया है वो मोदी को रोस्ट कर देता, यू नो, कुछ मतलब ऐसा उसको रोस्ट करते कि वो जैसे कि मुंह दिखाने लायक ही ना रहे। लेकिन इतने स्कैम्स कांग्रेस के टाइम में हुए, बिल्कुल चुपचाप, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो यू आर वेरी राइट एंड आई टोटली एग्री विद यू, इसमें मेरे को कोई भी शक नहीं है। और ये ही लोग वो हैं जिनको ये भी पसंद नहीं कि मोदी जब बाहर जाता है, पहली बात तो वो बाहर क्यों जाए, यू नो, व्हाई ही शुड गो अब्रोड, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जब वो बाहर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो उनकी वो, यू नो, हग करता है, तो वो हग क्यों करे, व्हाई शुड ही डू दैट। और राहुल गांधी ने तो ये तो बोल दिया कि भाई सूट बूट की सरकार, यू नो, ये इस बात से एलर्जी है कि मोदी किस तरीके से हंसता है, किस तरीके से हग करता है। और यू नो दे वांट टू टेक पोस्ट शॉट्स ऑन मोदी, इवन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है ना, कि किसी से कैसे हाथ मिला रहा है, इन लोगों को वो भी पसंद नहीं है। और उस हालत में मालूम है क्या हो रहा, वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया में कंफ्यूजन है उनके पास, तो एंटी इंडिया भी वो लोग हो जाते हैं। अभी डेनमार्क की क्वीन ने मोदी को डिनर पे बुलाया था जब वो यूरोप की ट्रिप पे गया था, ऑफ कोर्स ऑफिशियल ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं। तो रूपा गालिब, एक सोशलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, आप कुछ भी कहें, ट्विटर पे उसने लिखा, यू नो, जब क्वीन उसको लेके जा रही थी डाइनिंग टेबल की तरफ, तो रूपा गालिब ने लिखा कि भाई मोदी को ये जो कटलरी रखी है उसको यूज करना आता भी है कि नहीं। अरे भाई उसको वो आता है कि नहीं, दैट इज इमेटेरियल। उसको इस देश की सेवा करना या इस देश के फेवर में डिसीजन करना आता है कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, जो इंडियन एलिट क्लास है, जो इस बात की इनको आदत पड़ रखी थी कि जो भी इंडिया में डिसीजन हो, जितने भी अपॉइंटमेंट हो, वो उनसे पूछ के हो। इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि मोदी ने जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, उन सब में अपना जो एक पर्सोना बनाया हुआ है, वो ही उसका सपोर्ट बेस है। इनको समझ ही नहीं आ रहा, अभी तक इनको समझ नहीं आया कि व्हाई ही इज विनिंग इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस। पर चलो ये तो एक बात होगी। अब ये बात, यू नो, मणिशंकर अय्यर, आपको याद ही है कि 2014 में क्या बोला था उसने। अब जो दूसरा पॉइंट है, और ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना जो एंटी मोदी हैं, ये इन टेंडम ऑपरेट करते हैं, यू नो, एक कुछ बोलेगा मोदी का अगेंस्ट में, दूसरा उसको सपोर्ट करेगा, तीसरा सोशल मीडिया को मैनेज करेगा, चौथा व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करेगा। आप लगा लीजिए इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया पे ये तक इंफॉर्मेशन है कि भाई अगर आपको अपने आर्टिकल छपवाने हैं तो आप इंडिया बैशिंग कीजिए या फिर मोदी बैशिंग कीजिए, दोनों ही हालत में वो पब्लिश हो जाएंगे। यू नो, राणा अयूब, दैट कैटेगरी, आकार पटेल, जी सर। यू नो, ऑल दिस, जी ये जो कैटेगरी है, ये इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। आप वायर को ले लीजिए, ये बाहर से पैसा आता है, इंडिया बैशिंग करते हैं, मोदी बैशिंग करते हैं। बट अब जी मुझे एक, जो वेस्टर्न मीडिया है, एक बात आपको नहीं लगती, जितनी इंडिया बैशिंग या मोदी बैशिंग वो करते हैं, क्या मोदी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? इज दैट नॉट ए पॉसिबिलिटी कि मोदी उनको इन्फ्लुएंस करके इंडिया के फेवर में या अपने फेवर में लेके आए, या फिर वो कर नहीं रहा डेलिबरेटली? सर, मैं आपकी जो मोदी की फॉरेन विजिट्स की बात है सर, आज से मोदी के आने से पहले अगर आप देखें सर, भारत की कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही। भारत हमेशा एक सुपर पावर का पिछलग्गू बन के रहा, चाहे वो अमेरिका का रहा हो, चाहे वो रूस का बन के रहा हो, या वो चाइना का बन के रहा हो। किसी भी इशू पर भारत ने कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं ली। जब से मोदी आया है, अब भारत हर इशू पर अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन और अपनी सामने रखता है। आज की तारीख में कितने ऐसे वर्ल्ड के लीडर्स हैं जो कि बाइडेन से भी टेलीफोन से बात कर सकते हैं, पुतिन से भी टेलीफोन से बात कर सकते हैं, एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं। ये एक जो मोदी ने अपनी स्टैंडिंग बनाई है, एलिट क्लास है या जो यहाँ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको ये बहुत
जलन का काम करती है। तो मोदी कैसे इतना सक्सेसफुल हो पा रहा है और भारत ने आज कैसे वर्ल्ड में अपने आप को एक पहले 4 या 5 देशों में अपने आप को स्थापित कर लिया है कि कोई भी इशू होता है उसमें भारत की ओपिनियन मैटर करती है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका। अब जैसे भी आप जानते हैं, जैसे हमारे देश में कुछ लेफ्टिस्ट है, कुछ राइटिस्ट हैं, ऐसे ही विदेशों में भी कुछ लेफ्टिस्ट है, कुछ राइटिस्ट है। जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार होती है, ट्रंप भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता है, तो वहां के मीडिया को प्रॉब्लम, जो उसके अगेंस्ट लेफ्टिस्ट मीडिया। आज की तारीख में बाइडेन वहां पर आ गए हैं जो कि लेफ्टिस्ट थिंकिंग को मानते हैं। तो अभी भी वो मीडिया वो भारत को कमजोर करना चाहती। क्यों कमजोर करना चाहती? क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत एक और सुपर पावर बन के उभरे। एक चाइना उनके सामने ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और दूसरा वो भारत को इस स्टेज पर नहीं लाने देना चाहते। इसलिए वो भारत को, जो भारत के अंदर के कंट्राडिक्शंस हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, स्कैम हो गया, इन सब चीजों पे उलझा कर रखना चाहते हैं, जिससे कि भारत बाहर एक सुपर पावर ना बन पाए, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ना बन पाए। ये एक बेसिक वजह है। और क्योंकि ये उनके देश के भी कंट्रोल में नहीं है, उनकी सरकारों के जो मीडिया इतने पावरफुल है, तो मोदी के लिए मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब से मोदी आया हुआ है, क्योंकि वो कोई स्कैम नहीं करता, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं करता, जो फॉरेन मीडिया वाले थे इनकी इंपॉर्टेंस भारत में बहुत ही ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रह गई है। कोई भी आदमी इनके आर्टिकल्स को, इनकी पोस्ट को इतना महत्व नहीं देता जितना पहले किसी जमाने में दिया जाता था। ओके, वेरी गुड पॉइंट। अब मैं 2-3 पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो दैट लेडी न्यूलैंड जो अंडर सेक्रेटरी है, जो इंडिया के दौरे पे आई थी, और यहाँ पे आके वो काफी कुछ अपोजिशन लीडर्स से और इन्फ्लुएंसर से और ओपिनियन मेकर्स से मिली। अब आप चाइना में जाएं तो चाइना में तो इस तरह के से आप मुलाकात नहीं कर सकते, मगर इंडिया तो डेमोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली सबसे मिली। अच्छा, ये जो लेडी है, यूक्रेन क्राइसिस में, एंड मैं 2014 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इसका जो काम है, सी जे ब्यूरोक्रेट एंड है तो वो अंडर सेक्रेटरी, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो एक्सपर्टाइज है वो ये गवर्नमेंट्स को गिराने में, सोसाइटी के अंदर डिस्क्वाइट प्रोड्यूस करने में, उस सब में उसकी एक्सपर्टाइज है, और मास्टर है उसमें, और सीआईए के साथ मिलकर वो ऑपरेट करती है। तो ये लेडी भी इंडिया में आई थी, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो दैट वाज वन पॉइंट विच वाज नोटेड बाय पीपल के इंडिया में आके ये क्या कर रही है। साथ में अगर आप देखें तो राहुल गांधी जैसे बाहर जाते हैं और जो जो करते हैं, फिर कैरोसिन की बात करते हैं, तो आपको इन टैंडम, इन अलाइनमेंट एक्चुअली देखना पड़ेगा इनको। दैट इज वन। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लेफ्टिस्ट की जब आप बात करते हैं ना, इंडियन लेफ्टिस्ट को पैसा अमेरिका से आता है। रशिया के पास कोई पैसा देने को नहीं है। जितना पैसा आता है वो अमेरिका से आता है। ये जब घूमने के लिए जाते हैं तो अमेरिका जाते हैं। जो वहां के एनजीओज हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनसे ये पैसा लेते हैं। और मैं ऑफ कोर्स अभी अपने दर्शकों के साथ एक फोटो भी शेयर करूंगा कि कैसे ये लोग जाके इतनी एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं जब बाहर ट्रेवल करते हैं। अब इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कर्ण कीर्ति, इनको प्रॉब्लम यह है कि मोदी की जो जो स्कीम्स हैं, आप कुकिंग गैस वाली ले लीजिए, आप स्वच्छ भारत योजना ले लीजिए, आप फ्री राशन ले लीजिए, आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, जितनी भी स्कीम्स हैं, और ये करीब 200-250 इंक्लूडिंग फ्री मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड पता नहीं क्या क्या, लिमिटलेस। ये जो स्कीम्स हैं ये समाज के उस तबके को बेनिफिट दे रही हैं जो एक्चुअली किसी जमाने में गवर्नमेंट्स के या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में होता था। तो मैं तो एक्चुअली कभी कभी कहता हूं कि मोदी जो है वो एक्चुअली राइट विंग वाला है ही नहीं। दिस जेंटलमैन इज नॉट ए राइटिस्ट इन ट्रू सेंस। और इसने क्या किया है स्मार्टली, इसने बीजेपी को राइटिस्ट फ्रेम से निकाल ही लिया। इसने वहां से निकाल के दिस एक्चुअली गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मोदी एंड योगी, ये बेसिकली एक इससे बड़ी सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो नहीं सकती। जिस हिसाब से ये ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी दे रहा है उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों को, 2-2.5 साल से फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस, क्या नहीं, और वो लोग बहुत खुश हैं और वो लोग वोट दे रहे हैं। अदरवाइज किसी जमाने में ये होता था कि भाई बीजेपी किसकी सरकार है,
ये तो जो है ना सूट बूट वालों की या बिजनेस वालों की या कैपिटलिस्ट की सरकार है। तो वो जो उनका आरोप है कि बीजेपी तो कैपिटलिस्ट मोड की एक सरकार है, वो आरोप अपने आप में नलीफाई हो रहा है। और ये लेफ्टिस्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इसने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी। इट्स ए वेरी वेरी बिल्कुल बिग थिंग। और इसीलिए आपने देखा होगा भी लेफ्टिस्ट एजेंडा तो कम करके उन्होंने वो कम्युनल एजेंडा पे आ गए कि मुस्लिम्स को टारगेट करें, उनको एक डिसहार्मोनी क्रिएट करने के लिए उकसाएं। वो तो एक बात होगी। अच्छा, अगली बात लेते हैं तो मोदी से सबसे बड़ा जो खुंदक आती है वो आती है एडवर्सरीज को। और एडवर्सरीज में पॉलिटिकल एडवर्सरीज की तो एक बात है, उन्होंने काफी ट्राई कर लिया, बट समहाउ मोदी चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑर्गेनाइजेशनली इतना साउंड था कि वो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन वो ठीक है। जीत रहा है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये होगी ना कि भाई आपने एक इलेक्शन विनिंग मशीनरी क्रिएट कर दी। अरे भाई उसने कर दी, आप लोग भी कर लीजिए, कांग्रेस भी कर सकती है, इतने साल पुरानी पार्टी है। या फिर नीतीश कुमार, ऐसे लोग भी हैं, नीतीश कुमार कह लो, within BJP also there are a lot of people, I know them, it will not be appropriate to name them। उनको लगता है भैया जैसे इसके क्रेडेंशियल्स थे ऐसे तो हमारे भी क्रेडेंशियल्स हैं, विदाउट रियलाइजिंग के मोदी ने कितना हार्ड वर्क किया है। पीपल बिल्कुल डोंट रियलाइज। और विद इन बीजेपी आल्सो देयर इज ए सेक्शन जो मोदी को लाइक नहीं करता। और रीजन साफ है, क्योंकि वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं रहता। ही डज नॉट लाइक पावर ब्रोकर्स। एम आई राइट? तो ये लोग भी एक पर्सनल लेवल तक जाके मोदी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। तो आपका क्या ख्याल है, इस ग्रुप को मोदी अगले कितने सालों तक सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा, विद इन बीजेपी, आउटसाइड बीजेपी? जैसा कि आपने कहा सर, अगर आपको याद हो तो मोदी का एक नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके साथ उसने एक बोला नहीं है, लेकिन एक और है कि जो खाया है उसको भी बाहर निकलवाऊंगा। तो अगर आप देखो कि जितने भी जो पुराने नेता रहे हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, धीरे धीरे सभी कानून के शिकंजे में आते जा रहे हैं। आप चिदम्बरम को देख लो, आप लालू प्रसाद यादव को देख लो, आप अनिल देशमुख और नवाब मलिक को देख लो, आप सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी को देख लो। धीरे धीरे ये सभी कानून के शिकंजा इनके ऊपर धीरे धीरे कस रहा है। जब वो कानून का शिकंजा कस रहा है तब उनको लग रहा है कि भाई मोदी तो हमको सर्वाइव नहीं करने देगा, मोदी तो हमको जीने नहीं देगा। और जिस तरह से मोदी इलेक्शंस की पॉलिसीज बनाता है, अपने आप के अपने काम के सहारे, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के सबसे नीचे तबके तक वो सुविधाएं पहुंचा रहा है, जिससे कि वो तबका भी मोदी के लिए वोट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं। धीरे धीरे राज्यों से, केंद्र सरकार से उनकी जो सरकारें हैं वो गायब होती जा रही हैं। तो इन सबको ये लगने लगा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मतलब अगर मोदी रहा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए उनके दिल में एक हेट्रेड है मोदी के लिए, और इसीलिए वो झूठ फैला के देश का नुकसान करके भी मोदी को टारगेट करने से नहीं चूकते हैं। जो बीजेपी के लोग हैं, नेचुरली भारत में 99% लोग करप्ट हैं। उनको भी लगता है कि भाई हम पावर में आए, हमें भी पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मोदी करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता है, जो भी एक या दो मंत्री इस तरह के पकड़े गए, तुरंत के तुरंत उनको कैबिनेट से हटा दिया गया। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात हो सकती है कि आज की तारीख में जब से मोदी आया है, ना तो केंद्र सरकार में ना किसी राज्य की बीजेपी सरकार में एक भी ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है, नॉट इवन वन। ये इतना बड़ा क्रेडिट है। तो धीरे धीरे बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि अगर हमको आगे चलना है तो हमको मोदी की तरह बनना पड़ेगा, मोदी के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए वो धीरे धीरे जो अपोजिशन था मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डाइट डाउन हो रहा है। आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी में एक भी बड़ा नेता है जो कि
मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है या मोदी के खिलाफ स्टैंड ले सकता है। सब के सब नेता, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब मोदी को के पीछे खड़े होकर उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मोदी हैंडल कर रहा है। और जैसा कि आपने बोला कब तक चलेगा, मोदी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें कि वो 75 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को कोई भी, ना तो वो एमपी का इलेक्शन लड़ने देता है, ना ही वो कोई मंत्री पद लेने देता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी ये रूल को अपने लिए भी लागू करेगा और अगला इलेक्शन जीतने के बाद, जैसे ही 2 साल के बाद उसके 75 ईयर्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देगा। और उस समय देखना होगा कि जो उसका सक्सेसर बनता है, चाहे वो अमित शाह हो या योगी हो, वो क्या मोदी की इस तरह की पॉलिसी को चला पाते हैं तो नहीं चला पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, मोदी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, जो कि बहुत आसान होने वाला नहीं है इस देश में। ओके, कर्नल कीर्ति शर्मा, एक ग्रुप और रह गया और ये ग्रुप है एग्जीक्यूशन लेवल पे, और इस ग्रुप में है ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्म्ड फोर्सेस की ब्यूरोक्रेसी। और ये लोग ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इनटू पॉलिटिक्स, मगर इसमें से काफी सेगमेंट ऐसा है जो मोदी की ऑनेस्टी को और इनकरप्टेबिलिटी को लाइक नहीं करता, और ये लोग कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल क्लास को या लेफ्टिस्ट मीडिया को या फॉरेन मीडिया को इस तरह के जो लीक आउट होते रहते हैं ये करते रहते हैं। ऑफ कोर्स भाई, जो भी इंडिया बेसर्स होंगे और वो ग्लोबली होंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया स्ट्रांग हो, तो इन लोगों का अलाइनमेंट उनके लिए बहुत जरूरी होता है। जुडिशरी का स्पेशली मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कमीशन, या ऐसे उसके थ्रू वो ये अपॉइंटमेंट करना चाह रहे थे जुडिशरी का, और उसमें अभी तक मेरे ख्याल से मोदी सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, तो मोदी ने ट्राई किया मगर अभी तक बात नहीं बनी। अभी आप जो लेटेस्ट नुपुर शर्मा वाला केस देखो, उसमें जो जो जस्टिस हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो कमेंट दिया उसमें एक साफ पता चल रहा है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन ली है। ऐसे लोग मोदी के अगेंस्ट में बाकी लोगों के साथ जब अलाइनमेंट करके आएंगे तो कंट्री के लिए प्रॉब्लम होनी है और लोगों को ये सोचना पड़ेगा। सेम आर्म्ड फोर्सेस में आप देखिए वेटरन्स ने कितना ओपोज किया है अग्निवीर स्कीम को। इसके अलावा एक और भी है कर्नल कीर्ति शर्मा, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जिंदगी में जो लोग फेलियर्स हैं, जिनकी सेल्फ एस्टीम पुअर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे आर्म फोर्सेस में हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, ऐसे लोग जो हैं, जो नए शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, अरे हमने नहीं किया, हम भी तो आर्टिकल 370 को कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, मोदी ने कैसे कर लिया। दैट सॉर्ट ऑफ कि चाइना को यार हम तो डर गए, या बालाकोट हम नहीं कर पाए, मोदी ने कर लिया, कैसे कर लिया उसने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से चिढ़ते हैं और वो पर्सनल लेवल पे लेके जाते हैं, और फिर वो बात करते हैं कि मोदी कैसे हंसता है, कैसे बैठता है, ही इज थिंकिंग टू हेल ऑफ ए गाय इन हिमसेल्फ, दैट सॉर्ट ऑफ। उन सबके जो कमेंट्स जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, ये वो कैटेगरी है जो मोदी को मतलब बिल्कुल ही देखना नहीं चाहते, बिकॉज दे कुड नॉट अचीव व्हाट मोदी हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ, इन हिज कैरियर। और जिस तरीके से उसने इंडिया को पावरफुल बनाने की राह पे वो चलता है, लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। अरे चल तो रहा, सब ठीक तो चल रहा, चाइना से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, या बालाकोट करने की क्या जरूरत थी। ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और कर रहे हैं कि अगले किस स्टेप में आके मोदी फेल होता है, that sort of. So let I have your concluding remarks on this. सर, मैं जो आपने 3-4 क्लासेस के बारे में बात की, मैं उनको 1 बाय 1 लेना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जुडिशियल सिस्टम में अभी तक, मोदी के आने से पहले तक, एक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है। मोदी ने आने के बाद एक एनजेसी, एक बिल लाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
मोदी के आने से पहले तक जो कॉलेजियम सिस्टम होता था, जिसमें कि 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को नियुक्त करते थे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हो, चाहे वकील से जजेस बना, उसकी कोई मीटिंग्स भी नहीं रिकॉर्ड की जाती थी। केवल सिर्फ नाम अनाउंस कर दिए जाते थे कि ये नाम रिकमेंड किए। सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके किसी नाम को रोक दे, ना वो रोकना चाहती थी, क्योंकि उनको अपने गलत कामों में जजेस का फैसला लेना होता था। जब एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद से सिस्टम बना कि जो भी कॉलेजियम मीटिंग होगी उसके प्रॉपर मिनट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। और आप देखो कितने सारे रिकमेंडेशंस होते हैं जो कि सरकार अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कराती है और उसके बाद कॉलेजियम को वापस भेजती है। कुछ कॉलेजियम दोबारा एक्सेप्ट करके रिकमेंड कर देती है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको कि कॉलेजियम इतना सारा प्रूफ उनके अगेंस्ट होता है कि दोबारा रिकमेंड नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे जो कि मोदी ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक इनहेरेंट एक डिसलाइक है मोदी के प्रति, वो सामने नहीं दिखा पाते हैं, बट दैट इज देयर। सिमिलरली दूसरा क्लास आप बोल रहे थे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। भारत में ब्यूरोक्रेट्स बड़े पावरफुल होते थे, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस थे वो करप्शन करते थे, ब्यूरोक्रेट्स उनको बचाते थे और उसी के साथ साथ अपना भी करप्शन करते थे। जब मोदी पावर में आया, सबसे पहले उसने इस ब्यूरोक्रेसी के पर काटे। अगर आपको याद हो कि भारत के एक होम सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने आसाम में एक मतन सिंह करके कांग्रेस के लीडर थे, उसको सीबीआई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो वो होम सेक्रेटरी ने उसको सीबीआई अफसर को डायरेक्टली टेलीफोन किया कि भाई इस केस में आप स्लो जाओ। मोदी को पता लगा, उसने अगले दिन ही होम सेक्रेटरी को सैक कर दिया। होम सेक्रेटरी इज अ वेरी बिग एंड पावरफुल ब्यूरोक्रेट। सिमिलरली एक फॉरेन सेक्रेटरी थी, एक लेडी, जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। मोदी ने उनको बोला कि आप अपने पैक करिए, प्रीमेच्योर आप रिलीज के लिए पेपर डालिए, वी कांट कैरी ऑन। सो मोदी क्योंकि खुद काम करता है, ही मेक श्योर कि ब्यूरोक्रेसी डज double the work because he wants work. He doesn't let somebody enjoy the perks and privileges of the appointment. तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर है। ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को टेलीफोन करके कह दे कि जी, खासतौर पर मैं टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं है कि कह दे कि जी इस लीडर के खिलाफ आप स्लो चले जाओ, इस बिजनेसमैन को छोड़ दो, बिकॉज उनको पता है कि जैसे ही करेंगे वो, मोदी ने अपने टेंटिकल्स ऐसे फैला रखे, मोदी विल कम टू नो एंड दैट ही विल बी सैक्ड। सो दैट इज another why bureaucracy is having a dislike, because they have to work, otherwise they were not used to work. They are rulers, basically indirect rulers. थर्ड क्लास जो आप बोलते हो, जो कि आर्मी के लोग हैं, अगर आप देखो ये कौन से लोग हैं, ये सिर्फ रिटायर्ड एक ग्रुप है, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स का, या अगर आप सर्विस क्लास के ऑफिसर्स की बात कर रहे हो, ये वो एक ग्रुप है जो कि जिनको कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनका काम ये है कि हर एक चीज में उंगली लगाना। यही सीनियर आरबीसी के अफसर जब जेल में थे, जब पावर में थे, इन्होंने किसी काम में अपना मुंह नहीं खोला, कभी नहीं बोला कि जी ये काम इस तरीके से होना चाहिए या ये काम। आज जैसे ही रिटायर्ड हो जाते हैं, जैसे ही उनके ऊपर से कंट्रोल लग जाता है, वो अपने आप को हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मानने लगते हैं, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे किसी भी पॉलिसी के ऊपर हो। आप देखो उनके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तबका अपने आप को एक्सपोज कर रहा है और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मोदी इनके जैसे लोगों की बात सुन के ना तो वो अपनी पॉलिसी चेंज करता है, ना अपने डिसीजंस चेंज करता है। तो ये तीनों एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट है, जिनके जो रीजंस हैं कि वो क्यों मोदी को डिसलाइक करते हैं। अदरवाइज मोदी अपनी तरफ से मेरे को नहीं लगता किसी को कोई मौका देता है जिससे कि कोई उसको डिसलाइक कर सके या कोई उसको क्रिटिसाइज कर सके। मेरे को नहीं लगता कि आज तक उसने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जिसमें कि कोई बोले कि जिसने मेलापिडे इंटेंशन से ये एक्शन लिया है। या आई एग्री विद यू कर्ण कीर्ति शर्मा। अब इसमें दो चीजें हैं ना, अब पब्लिक को भी समझ में आ गया कि मोदी का कोई भी एक्शन जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल ही हो। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है सक्सेसफुल होने की, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसने बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत एक्टिव बनाया है। बट साथ में लोग इस बात से कन्विंस होते हैं कि उसका इंटेंशन क्या था। मोदी के इंटेंशन पे किसी को भी डाउट नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई
people are voting for him again and again and again. This is the reason. और यही कॉन्सिक्वेंसी है जिसको मीडिया के थ्रू ये जितने सारे लोग हैं जो नए शेयर्स हैं, एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, जो बेसिकली मोदी को किसी न किसी तरीके से हटाना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो विद इन बीजेपी आल्सो, कि बीजेपी में भी कोई अल्टरनेट लीडर अगर उनको मिल जाता है उस तरीके से, और हैं, मैं ये नहीं कहता कोई बीजेपी में ऐसे लीडर नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे लीडर हैं जो मोदी का एक एकोमोडेटिव रिप्लेसमेंट बनने के लिए तैयार हैं। आई डो नॉट हैव एनी डाउट, तो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बट अगर आप कंट्री का इंटरेस्ट देखें तो इसमें कोई भी शक नहीं कि ही इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और चाणक्य ने तो साफ कहा है कि अगर आप राजा हैं और आपके अगेंस्ट में लोग बात कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। तो आई थिंक that is very very fair, and I think we need to support Modi. There should not be any doubt about it. And with that note, Kirti Sharma, thank you very much for your contribution. We are going to meet again this topic, other topics. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. I hope you like the conversation. मोदी एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में जिसके ऊपर कितने भी टाइम आप बात कर सकते हैं, और आपको इस बात में भी शक नहीं होना चाहिए कि मोदी हेटर्स भी अच्छे खासे हैं। ऑब्वियसली मोदी सपोर्टर्स जाते हैं तभी वो इलेक्शन बार बार जीत रहा है। ही इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, डिसीजन मेकिंग उसकी यूनिक है। I hope you like this conversation. Thank you so much. Like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.